So first question देखो. A spring is cut into two equal parts, and a block of mass m is attached with one part of the spring. What is the frequency of system if alpha is the frequency with original spring? हमारे पास एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लिखा था T इज इक्वल्स टू 2 π × m/k. हमें दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा है, तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अल्फा दी है, तो अल्फा इज 1/2 π√k/m. अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि हमने इस स्प्रिंग के दो पार्ट्स कर दिए. हमें पहले देखना पड़ेगा कि हाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट, बिकॉज मास में तो कोई चेंज नहीं आया, हमने वही मास हैंग किया, स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा. स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था सॉलिड्स में पढ़ा था ये आपने. स्प्रिंग कांस्टेंट K इज YA/L, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन लेंथ. तो बेसिकली अगर मैंने दो पार्ट्स कर दिए, दो इक्वल पार्ट्स, लेंथ को हाफ कर दिया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स डबल. इफ लेंथ इज हाफ, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट विल बी, बिकॉज हमारे पास यहां से आ रहा था K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और हमें दिया था कि हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो अगर लेंथ को हाफ करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी, इसे लेट इट बी अल्फा डैश. न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 π, K की जगह 2K में, दैट मीन्स √2 × और ये वैल्यू हमें दी है. हमें क्वेश्चन में दिया था दिस इज अल्फा, तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी √2 अल्फा. समझ में आया कैसे किया? कि हमने स्प्रिंग के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए थे. स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर आप स्प्रिंग के दो इक्वल पार्ट्स कर दोगे, लेंथ हाफ हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. बिकॉज हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्प्रिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट. तो अगर ये डबल होगा तो न्यू की वैल्यू √2 टाइम्स बढ़ जाएगी. नेक्स्ट देखो, हमें दिया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज L and its maximum angular displacement is theta. Maximum kinetic energies. हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, और हमने इसकी मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है कि वो थीटा है. मतलब हमने इसे थीटा एंगल तक मूव किया एंड रिलीज कर दिया. हमने बताना है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. कंसेप्ट इज एज द पेंडुलम कम्स डाउन, its potential energy is getting converted into kinetic. इसकी पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी? बिकॉज इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. इधर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh. अगर पेंडुलम की लेंथ L है, दिस विल बी L cos थीटा.
तो एच कितना हो जाएगा? एच विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा। Initial potential energy is mgh, means mgl 1 minus cos theta। जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वही ए से बी तक आते आते काइनेटिक में चेंज हो गई। इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है। इधर पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस जो इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू थी पोटेंशियल एनर्जी की, वही काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू की। बिकॉज एसएचएम में हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम है। इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऐसे बनाए थे हमने। मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ था, दिस इज कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है दिस इज आइदर मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें आंसर आएगा mgl 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है सबको कैसे किया है? कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये तो इजी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद डिस्प्लेसमेंट x इज ux। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मैन। हमें कैसे पता चलेगा मोशन सिंपल हार्मोनिक कब है? पोटेंशियल एनर्जी इज kx स्क्वायर बाय 2 या kx। अगर मैं ये दो ऑप्शंस देखूं, k इज कांस्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती, नो बिकॉज सर। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है। तो ये जो केस दिया था u इज कांस्टेंट, ये तो एसएचएम हो ही नहीं सकता, ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती ही नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू हो सकती है kx। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो हाउ द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स आर रिलेटेड? Force is equals to potential energy by dx. du by dx माइनस du by dx। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं du du by dx, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? x की डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस के। एसएचएम में फोर्स कांस्टेंट हो सकती है? no sir. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? फोर्स और एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, f प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इन दोनों में हो सकता है f प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? kx स्क्वायर बाय 2 या kx स्क्वायर? अगर मैं लूं कि एसएचएम की कंडीशन है f इज इक्वल्स टू माइनस kx, हमने यही पढ़ा था दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो कितनी फोर्स लगाए अगर आपने बॉडी को डिस्प्लेस करना है? इसे इतनी फोर्स ही पर डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसको अगर फर्दर स्ट्रेच करना है तो? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? और जो आप वर्क करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, बिकॉज एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2।
तो whatever work you do, जैसे स्प्रिंग का केस था, whatever work you do in stretching the spring, that will be stored in the form of potential energy. So SHM में potential energy is kx square by 2. क्लियर है सबको कैसे किया? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, फिर इन दोनों में से एक चूज करना था। क्लियर है? हमें दिया द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम वे इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना, मैं सही बना देता हूँ। टाइमिंग्स गलत दिए हुए हैं, ऐसे है ग्राफ। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया। अगर मैं आपसे अलग अलग पॉइंट्स लेके पूछूं, मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट को लेता हूँ ए। आंसर हम बाद में देखेंगे क्या है। मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या मिनिमम मिनिमम? मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम। तो मतलब मैक्सिमम ए पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर ये पॉइंट? बिकॉज ये पॉइंट है t इज इक्वल्स टू t बाय 4 जहां y की वैल्यू मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड के इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बी की, बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इस पॉइंट की बात करें, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं t/4 और 3t/4, ये आइडेंटिकल है बिकॉज ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो इधर भी सिचुएशन यही रहेगी। अब इनमें से आंसर चूज करो। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, फोर्स इज 0 है, t इज इक्वल टू 3t/4। 3t/4 पे फोर्स 0 है या नहीं है? y मैक्सिमम है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है तो फोर्स मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है? फोर्स का ये फॉर्मूला है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर बाई फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर बाई। तो जब y मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स 0 नहीं है, इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम है। सेकेंड ऑप्शन देखो, ठीक है, t इज इक्वल टू t/2 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, Yes. ये सही ऑप्शन है। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम है t पे? मिनिमम 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। जीरो बिकॉज अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर वाई, तो y 0 है तो a भी 0 आ जाएगा, तो इट्स नॉट मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी है t/2। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल कब होते हैं? जब काइनेटिक एनर्जी Zero. जीरो हो 0, जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 कहाँ पे है? t/4 पे। तो एक्सट्रीम t/2 पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यही ऑप्शन ठीक है। क्लियर है? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं?
मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, फोर्स की वैल्यू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वहां से देख लो कि जहां पे वाई मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, या याद ही रख सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। The acceleration of particle performing SHM is 12 centimeter per second square at a distance of 3 centimeter from mean position. Time period is. Acceleration का magnitude क्या होता है? अगर मैं पूछूं ओमेगा mod of ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई, वाई। हमें acceleration की वैल्यू दी है 12, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय t जब डिस्प्लेसमेंट है 3, तो you get 4 is equals to easy है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। पाई सेकेंड्स मींस 3.14 सेकेंड्स। ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही थी। A mass m attached to a spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. End of spring is fixed to a wall. The block has speed v when it is at natural length. Before coming to instantaneous rest, the block moves a distance x from mean position. हमें क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है whose one end is fixed to a wall. ये ऑसिलेट कर रहा है मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में। ए और बी के बीच में। ए को इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं मीन पोजीशन को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूँ a0 एंड दिस इज माइनस a0। हमें दिया जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, द ब्लॉक हैज स्पीड v व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन कौन सी होगी? जब वो ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है। यहां पे इसकी स्पीड दी है इट्स v। फिर उसके बाद पूछा द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहां पे आएगा? ब्लॉक रुकेगा कहां पे जाके? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है? x इज इक्वल्स टू यहां पे आके रुका। हमने बताने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। ए ओमेगा। ए ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो ए कितना हो गया एम्पलीट्यूड? वीटी बाय 2 पाई। v by 2 pi and time period of oscillation of spring is 2 pi under root m by k। यही डिस्टेंस ट्रैवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, v अंडर रूट m by k। क्लियर है कैसे किया है? समझ में आ रहा है ना सबको?
two springs of force constant K and 2K are connected to a mass as shown in figure. The frequency of oscillation of masses. मेरे को सिर्फ ये बताओ, ये जो दो स्प्रिंग्स लगे हैं ये सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में? पैरेलल। क्यों पैरेलल में मैंने क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्योंकि उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी, जितना वो उसको खींचेगा चेंज उतना ही इन उस लेंथ साइड भी सेम है, बिकॉज जितना एक स्ट्रेच होगा दूसरा उतना ही कंप्रेस होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में है। अब पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला कौन सा था? सेम एज रेजिस्टर, ऑपोजिट टू रेजिस्टर्स? ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है के, एक का 2K। पैरेलल में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वी कैन से एज change in length of both springs is same. They are in parallel. और पैरेलल में फॉर्मूला आता KP is K1 plus K2। इस केस में एक K है, एक 2K है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बतानी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई 3K बाय N। बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट जो रिजल्टेंट है वो 3K आ रहा है। जो जनरल फॉर्मूला था that is 1 टाइम पीरियड। तो इसमें क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट 3K है तो अंडर रूट ऑफ 3K बाय N। क्लियर? Next दिया है, a mass of 20 gram is connected to a spring of spring constant K and frequency is 5 by pi। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया। हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने लिखा। फ्रीक्वेंसीज हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? मास दिया है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ -3 kg। फ्रीक्वेंसी दी है 5 by पाई हर्ट्स और के बताना है। मैं इसको अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? न्यू स्क्वायर इज, तो k comes out to be यही बन रहा है k का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर। मास इज 20 इंटू 10⁻³ एंड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो 25 by पाई स्क्वायर। दिस गेट्स कैंसल्ड। 80 इंटू 25, सॉरी 100 इंटू 20 कर लो। 100 इंटू 20 इज 1000 इंटू 10⁻² आ रहा है आंसर सॉल्व करके। क्लियर है? ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया मास m is suspended separately by two different springs in successive order. Time period is t1 and t2. If m is connected to a both springs as shown, time period is t0. हमें दिया कि अगर अलग अलग सस्पेंड किया, मतलब पहले मास को स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, तो टाइम पीरियड t1 है। सेकेंड स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड t2 है। ये सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो पैरेलल में टाइम पीरियड t0 है। हमें t0, t1 और t2 में रिलेशन बताना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ t1, अगर सिर्फ फर्स्ट स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला
2 पाई अंडर रूट m बाय k1। सेकेंड स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया तो और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? k1 plus k2। तो ये टाइम पीरियड हो गया। हमें इन तीनों में रिलेशन बताना है क्या है। मैं यहां से k1 को ऐसे लिख सकता हूं, फोर पाई स्क्वायर m by t1 स्क्वायर एंड k2 इज ये दोनों वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं k1 k2 की, तो t नॉट कम्स आउट टू बी कैंसिल कौन सी टर्म हो रही है? m कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई और ये 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचा? t नॉट इज इक्वल्स टू यही बना फॉर्मूला। t नॉट स्क्वायर किसके इक्वल आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो कौन सी ऑप्शन? देखो समझ में आया कैसे किया? यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का, ये टर्म ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही आ जाएगा। क्लियर है? But 0.1 kg block oscillates back and forth along horizontal surface. Its displacement is given by, हमें डिस्प्लेसमेंट दी है सेंटीमीटर्स में है। इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, और आपसे पूछूं इसमें इनिशियल फेज कितना है, इसमें इनिशियल फेज कितना है? π/2। π/2। ओमेगा, π/2। ओमेगा 10। 10। 10 और a 10 10। सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, बिकॉज वो सेंटीमीटर्स में है। तो हमें a दिया है 10 सेंटीमीटर और ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। हमें बताना है एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, तो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 0.1, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? A pendulum clock is placed on moon where object weighs only 1/6 as much that on earth. How many seconds clock take out in an actual time of 1 minute?
मतलब कितने टिक्स, जैसे नॉर्मली 1 मिनट है 60 टाइम्स वी से टिक्स, तो अगर हम मून पे ले जाएंगे तो कितनी बारी? अर्थ पे भी से क्लॉक टिक्स 60 टाइम्स इन अ मिनट, मून पे हाउ मेनी टाइम्स इट टिक्स? अगर पेंडुलम क्लॉक है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 इज, हमें दिया है मून पे वेट जो है 1/6 है बॉडी का, बॉडी का वेट 1/6 होता है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाएगी, सो वी से ऑन मून जो ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज g/6, तो टाइम पीरियड कितना आएगा मून पे? जितना अर्थ पे है उससे √6 टाइम्स ज्यादा। अगर टाइम पीरियड √6 टाइम्स ज्यादा है तो वो ज्यादा बारी टिक करेगी या कम बारी? कम बार। कम बार। अर्थ पे अगर 60 है तो इसे नंबर ऑफ टाइम्स इट टिक्स ऑन मून, बिकॉज टाइम पीरियड √6 टाइम्स बढ़ गया, so it will be 60 by √6. 60 by √6 is, you can say 10 √6. 10 √6 is approximately, √6 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 2.4, 24.5. so 24.5 टाइम्स। क्लियर है कैसे किया है? कि अर्थ पे क्लॉक टिक 60 टाइम्स, तो मून पे इट विल बी √6 टाइम्स लेस बिकॉज टाइम पीरियड इंक्रीजेस √6 टाइम्स। As shown in figure, a simple harmonic oscillator having 4 identical springs. अगर मैं सिर्फ इन दोनों स्प्रिंग्स की बात करूं पहले, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये दोनों स्प्रिंग Series ये सीरीज में है, parallel पैरेलल में है। ये दो स्प्रिंग ये भी पैरेलल में है। parallel पैरेलल में है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? k+k, और ये भी 2k। तो बेसिकली ये क्या सिस्टम है? ये ऐसे दिए, अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, सीरीज में लगे हैं, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में 1 फॉर्मूला K2 by K1 plus सीरीज K2. में फॉर्मूला इज K1 K2 K1 plus K2. तो इस केस में क्या आ गया? 2k इंटू 2k अपॉन 2k प्लस 2k, तो इट्स k ओनली। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√m/k। क्लियर है? ये तो फॉर्मूला ही बता दो। A body is released, हमने ड्राइव किया था, into a tunnel of dug across the diameter of Earth. It execute SHM with a time period of, क्या फॉर्मूला आया था? आंसर क्या था इसका वैसे मिनट्स में? 84.6. 84.6 मिनट्स। तो वो किसकी वैल्यू थी? किसको सॉल्व 2 pi करके? upon RG. 2π√rg। ये डेरिवेशन की हुई है हमने।
And this comes out to be 84.6 minutes. So, A part. ये अभी छोड़ दो, मैथ्स का थोड़ा सा पैराबोला पढ़ लिया आपने या नहीं पढ़ा? प्रॉपर्टीज नो। अभी फिर रहने दो इस क्वेश्चन में। ये देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 24x and amplitude of 41 centimeter with O as equilibrium position. The minimum time taken by particle to go from P to Q, where P is -9 and Q is 40. हमें ऐसे दिया, ये मान लो मेन पोजीशन, इसको ले लेते हैं ओरिजिन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दिया 41, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 41 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -41 0। हमें दिया P से Q तक जाने का टाइम बताना है, OP इज -9, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स है -9 0 और Q तक जाना है, इसके कोऑर्डिनेट्स 40 0। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम इन सेकेंड्स। अगर 24 सेकेंड्स टोटल टाइम है, कैसे कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं -9 से O तक आने में कितना टाइम लगेगा, या O से -9 तक वो एक ही बात है? हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y की वैल्यू -9, a की वैल्यू 41। ट्रिग्नोमेट्री से, टेबल से यहां से T1 निकल आएगा। सिमिलरली O से 40 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 40 इज इक्वल्स टू, तो यहां से T2 आ जाएगा। अगर T1 T2 पता है तो P से Q तक कितना टाइम लगा? अब सोचो कि अगर मेरे पास इतना नहीं है, टेबल वेबल नहीं देखना, मेरे को ऐसे गैस मारना है, तो क्या मार सकते हो? मेरे को सिर्फ ये वो बताओ, पता है सर। इस पॉइंट से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, O से B तक? 12। 12 या 6? 6। बिकॉज ये 1/4 ऑसिलेशन है, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, यहाँ से 9 ज्यादा है, इधर से 1 कम है, तो 6 से थोड़ा ज्यादा टाइम ही लगेगा। तो 7 सेकेंड आंसर है। 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 7 या 9 दो ऑप्शन बचे। तो गेस मारना हो तो 7 पे मार सकते हो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट दिस वे। उसके लिए वो टेबल चाहिए होगा, तो नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में आजकल टेबल नहीं मिलता, तो इसलिए क्वेश्चन आएगा नहीं। आप गेस तो कर सकते हो, यू कैन नॉट सॉल्व विदाउट टेबल। A bob of simple pendulum of length L is released at t is equals to 0 from position of small angular displacement. मीन पोजीशन से रिलीज किया, एक्सट्रीम से? एक्सट्रीम से। इट्स रिलीज फ्रॉम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ए साइन ओमेगा डी, ए कॉस ओमेगा डी? cos ओमेगा ए कॉस ओमेगा डी। अब पेंडुलम का ओमेगा इज 2π/t और टाइम पीरियड क्या होता है?
तो क्या आंसर आ गया? a cos रूट g by l into d। समझ में आया कैसे किया? मीन से शुरू होता तो हम a sin ओमेगा t लेते, एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है इसलिए we will use a cos ओमेगा t। समझ में आया? सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। असाइनमेंट शुरू कर दो अगर नहीं किया अभी, तो फिर अदरवाइज इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं एसएचएम की।